हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं दो कंडक्टर्स को जब आपस में कंबाइन किया जाता है तो कैसे उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है और कैसे एक कंडक्टर से उठकर चार्ज दूसरे कंडक्टर के ऊपर चला जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कैपेसिटर के ऊपर। कैसे एक कैपेसिटर को जब दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया जाता है तो उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाता है और कैसे एक कैपेसिटर से चार्ज फ्लो होकर दूसरे कैपेसिटर के ऊपर चला जाता है। तो ये हमारी कैपेसिटर की सीरीज का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आई होप इससे पहले के भी वीडियोस आप सभी लोगों ने देखे होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। ठीक, तो सर प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। ठीक है कि सर हमें यहाँ पर है ना दो कंडक्टर दे रखे हैं। तो ये पहला कंडक्टर है, ठीक है, और ये एक दूसरा कंडक्टर है। दोनों की साइज अलग अलग हो सकती है अगर मैं स्फेरिकल कंडक्टर की बात करूं तो, राइट। तो ये जो कंडक्टर है इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है। इसको आपने V1 वोल्ट के ऊपर चार्ज किया है और इससे इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, Q1 चार्ज आ गया। जबकि इसको आपने V2 वोल्ट के ऊपर चार्ज किया है और इससे इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, Q2 चार्ज आ गया। ठीक, अब ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों कंडक्टर्स को कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे आप कनेक्ट करते हो, लेट से V1 जो है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, V2 के कंपैरिजन में। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, और ये चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इस तरीके से आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता हुआ नजर आता है कि कैसे चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये है आज का हमारा मेन मुद्दा। ठीक, अच्छा, चार्ज अगर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिर एनर्जी भी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। और आपको पता है कि यार एनर्जी जब रीडिस्ट्रीब्यूट होती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कुछ मात्रा में एनर्जी लॉस हो जाए। तो चलो इसको अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस कंडीशन के अंदर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि पहला पॉइंट कि सर चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है ना। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। ठीक है, पहली चीज ये होगी। ठीक है, अच्छा कब तक होता है चार्ज का ट्रांसफर, वो भी हमने बता दिया कि सर चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल जो होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहां पर फाइनल पोटेंशियल विल बिकम इक्वल। ठीक है, अच्छा अगर फाइनल पोटेंशियल इक्वल है तो उसको हमने नाम दे दिया VF। एक और चीज है जो आपको यहां पर होते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो यहां पर नेट चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहेगा। ये तीसरी चीज आपको होते हुए नजर आएगी। तो नेट चार्ज विल रिमेन कंजर्व्ड। अब देखो इसका अपन कैसे फायदा उठा सकते हैं कि सर अगर टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा तो इसका मतलब पहले कितना चार्ज था, तो जो पहले का चार्ज था दैट इज चार्ज बिफोर, वो इक्वल होगा किसके, चार्ज आफ्टर के। अब देखो इसका कैसे फायदा उठाते हैं अपन। तो सर पहले कितना चार्ज था, तो अगर डायरेक्ट आपको Q1 और Q2 दे दिया जाए तो पहले चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2 था। ठीक है, और बाद में चार्ज कितना हो गया, Q1 का चार्ज बदल के Q1 डैश हो गया और Q2 का चार्ज बदल के Q2 डैश हो गया। अब आप चाहो तो Q1 की जगह क्या रख सकते हो, C1 V1 रख सकते हो और Q2 की जगह रख सकते हो C2 V2। Q1 डैश की जगह आप रख सकते हो C1 मल्टीप्लाइड बाय V फाइनल और Q2 डैश की जगह आप रख सकते हो C2 मल्टीप्लाइड बाय V फाइनल। और यहां से आप देखोगे कि आपको जो V फाइनल है वो किसके इक्वल आते हुए नजर आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 के इक्वल आते हुए नजर आएगा। ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल।
तो सबसे पहली चीज तो यही हमसे पूछ ली जाती है कि जब भी दो कंडक्टर्स को या जब भी दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उनका फाइनल पोटेंशियल कितना होता है। एंड आई होप फाइनल पोटेंशियल जो है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो चीज है ना, ये थोड़ी थोड़ी सिमिलर नजर आ रही है। किसके सिमिलर नजर आ रही है कि सर हमने मैकेनिक्स के अंदर हमने कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ा हुआ है। हमने देखा था कि किसी भी कोलिजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो बिल्कुल सिमिलरली यहां पर चार्ज कंजर्व रह रहा है, मतलब कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराते हैं और फाइनली एक ही वेलोसिटी से चलने लगते हैं। यहां पर भी दो कंडक्टर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, पहले उनका पोटेंशियल अलग अलग है बट फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है। तो सर ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, इनफैक्ट फॉर्मूला भी मैच कर रहा है। वहां पर अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं, इनफैक्ट सेम फॉर्मूला आता है। वहां पर फॉर्मूला आता है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आ रहा है c1v1 प्लस c2v2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2। तो दिस सिचुएशन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो सर अगर इतनी ही सिमिलैरिटी है तो फिर एक रिजल्ट तो हम डायरेक्ट वहीं से बोरो कर सकते हैं। हमने देखा था कि परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ एनर्जी जो है वो आपको लॉस होते हुए नजर आएगी, ठीक है। वैसे तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो बट अब अपन डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि सर लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हुआ करता था हाफ m1 m2। तो यहां पर m1 m2 की जगह आ जाएगा c1 c2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, उसकी जगह आ जाएगा c1 प्लस c2। वहां पर वेलोसिटीज के डिफरेंट का स्क्वायर आया करता था, यहां पर पोटेंशियल के डिफरेंस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो ये एक और चीज है जो कि हमें ध्यान में रखनी है कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो एग्जैक्टली हाफ c1 c2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2 टाइम्स v1 माइनस v2 के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। अच्छा, अगर इसी का फायदा उठाया जाए तो एक और चीज अपन रिलेट कर सकते हैं कि सर जो फाइनल चार्ज है Q1 डैश और Q2 डैश, ये जो रेशियो होगा, देखो Q1 डैश C1 इंटू वी फाइनल है, Q2 डैश C2 इंटू वी फाइनल है, तो वी फाइनल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, C1 डिवाइडेड बाय C2 बचेगा। और स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए जो कैपेसिटेंस होती है वो बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, वो तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। तो यही रेशियो आ जाएगा आपका R1 डिवाइडेड बाय R2। तो ये भी चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि कैसे फाइनल चार्ज जो है वो किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर सर हमारे पास में फाइनल चार्ज का रेशियो आ गया और टोटल चार्ज हमें ऑलरेडी पता है कि सर इस टोटल चार्ज को मैं क्या लिख लेता हूं, Q नेट लिख लेता हूं, तो हम एग्जैक्टली Q1 डैश और एग्जैक्टली Q2 डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। Q1 डैश तो कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो, C1 आ जाएगा ऊपर, C1 प्लस C2 आ जाएगा नीचे, और टोटल चार्ज से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो Q1 डैश आ गया हमारे पास में। फिर आगे सर Q2 डैश कितना आ जाएगा, तो सर Q2 डैश भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो हो जाएगा C2, टोटल हो जाएगा C1 प्लस C2, और टोटल चार्ज हो गया हमारा Q नेट। तो इस तरीके से हम लोग Q2 डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और फिर एक बार Q1 डैश और Q2 डैश आ गया तो फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है। कि सर पहले वाले के ऊपर चार्ज कितना था Q1, अब कितना रह गया, Q1 डैश हो गया। तो यहां पर चार्ज फ्लो का अगर कोई हमसे अमाउंट पूछे कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो वो भी हमने पता लगा लिया कि सर पहले Q1 था, अब रह गया Q1 डैश, तो इतना चार्ज फ्लो हो गया। कहां से फ्लो हो गया, पहले वाले ऑब्जेक्ट से, और कहां पर चला गया, दूसरे वाले पर। तो दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो कि सर अब दूसरे वाले पर Q2 डैश हो गया और पहले रहा होगा Q2। मतलब जो हायर पोटेंशियल वाला ऑब्जेक्ट है उसका तो चार्ज कम हो जाता है, तो इनिशियल माइनस फाइनल किया है, और जो लोअर पोटेंशियल वाला ऑब्जेक्ट है उसका चार्ज बढ़ जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल किया है। दोनों का अमाउंट जो होता है वो सेम होता है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज उठकर दूसरे वाले के ऊपर चला जाता है। तो ये चीज भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे, एंड ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब आप इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हो कैपेसिटर्स के लिए।
बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि सर कैपेसिटर्स के केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बारे में बात करते हो कि सर दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना है, तो या तो हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करें, या फिर अपन इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करें। तो दोनों केसेस में डिफरेंस क्या होता है ये अपन देख लेते हैं एक बार, और फिर अपन इसी केस को उस कैपेसिटर के केस के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटाता हूं और फिर अपन बात करते हैं सेम कॉन्सेप्ट बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपेसिटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं अपन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो ऐसा कह रखा है कि दो कैपेसिटर्स हैं आपके पास में, ठीक है ना। ये पहला कैपेसिटर है, ये मान लो 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और इसको कितने वोल्ट के ऊपर चार्ज किया गया है, इसको 10 वोल्ट के ऊपर चार्ज किया गया है। ठीक है, और दूसरा जो कैपेसिटर है ये 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसको कितने वोल्ट के ऊपर चार्ज किया गया है, इसको लेट से 2 वोल्ट के ऊपर चार्ज किया गया है। ठीक है, अब ऐसा कहा गया है कि ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, मतलब इसके ऊपर प्लस Q1 चार्ज इधर है और माइनस Q1 चार्ज इधर है, इसके ऊपर प्लस Q2 चार्ज इधर है और माइनस Q2 चार्ज इधर है। तो दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स को आपस में कंबाइन कर दिया गया है और दोनों की नेगेटिव प्लेट्स को आपस में कंबाइन कर दिया गया है। और जैसे आप कंबाइन करते हो तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इनका फाइनल पोटेंशियल कितना होगा और कितना चार्ज जो है वो एक कैपेसिटर से उठकर दूसरे कैपेसिटर के ऊपर फ्लो होगा। ठीक है, तो दो सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल तो बन सकता है कि इनका फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, एक तो ये हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ चार्ज फ्लो कितना होगा, कितना चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर के ऊपर फ्लो होगा, ऐसा कुछ हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो सर ये तो एग्जैक्टली सिमिलर केस है जो हमने पिछला केस पढ़ा था कि जैसे एक कंडक्टर है जिस पर Q1 चार्ज है, V1 पोटेंशियल, Q2 चार्ज है, V2 पोटेंशियल दे रखा है, C1 C2 हमें दे रखा है, तो सीधा ही हम लोग उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये केस तो बहुत सिंपल हो गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो दोनों का पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है। ठीक है, दोनों के चार्जेस पॉजिटिव लेने हैं। ठीक है, तो सर अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, तो हम सीधा क्या करेंगे, C1 V1, तो 2 माइक्रोफैरड को हम लोग 10 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 माइक्रोफैरड को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड। तो अल्टीमेटली हमारे पास में आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड, तो 30 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय, दोनों ऐड होके हो जाएंगे 7 माइक्रोफैरड। ठीक है ना, इनटू वोल्टेज भी है ये। ठीक है, अपनों ने माइक्रोफैरड को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करा, तो माइक्रो से माइक्रो चला गया, तो अल्टीमेटली फाइनल पोटेंशियल जो आएगा वो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 7, 30 डिवाइडेड बाय 7 वोल्ट। इतना हमारा फाइनल पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में फाइनल पोटेंशियल आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज, अच्छा एक चीज और पूछी जा सकती है कि बताओ यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, तो सारी चीजें आप लोग निकाल सकते हो, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके पास में। तो सर इसमें अब लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा ये कैसे निकालेंगे, तो सर यहां से जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसका फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देंगे। क्या हुआ करता था, हाफ C1 C2, तो 2 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाय 5 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, 2 और 5 को ऐड करोगे तो 7 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2, तो 10 माइनस 2 करोगे तो 8 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ऐसा कुछ आ जाएगा सर ये हाफ। ठीक है, अच्छा 2 से 2 तो कट गया, तो आप हाफ भी मत लिखो, माइक्रो से माइक्रो भी कट गया, तो ऊपर बचेगा 5 डिवाइडेड बाय 7, एक माइक्रो कट गया, एक माइक्रो बचा हुआ रह जाएगा, मतलब 10 की पावर माइनस 6 बचा हुआ रह जाएगा, और 10 माइनस 2 करोगे तो 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो अपन जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक लिख देते हैं। तो सर हम यहां तक लिख देते हैं रिजल्ट को कि सर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, पावर चली जाएगी 2, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30 और 2 हो जाएगा 32, तो 332 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल।
या फिर 320 डिवाइडेड बाय 7 माइक्रो जूल, इतनी एनर्जी का यहां पर आपको लॉस होते हुए नजर आएगा। ठीक है, और फिर चार्ज फ्लो हमसे पूछा था। ठीक है, अब चार्ज फ्लो अपन कैसे निकालते थे कि सर पहले वाले कैपेसिटर पर पहले कितना चार्ज था Q1, तो वो हमने निकाल लिया C1 मल्टीप्लाइड बाय V1। तो 2 माइक्रो फेरेड को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 20 माइक्रो कूलम आ गया। ठीक, हायर पोटेंशियल वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका चार्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा और कितना हो जाएगा Q1 डैश। अब Q1 डैश कितना हो जाएगा कि सर कैपेसिटेंस तो वही रही 2 माइक्रो फेरेड, बट अब की बार फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया, फाइनल पोटेंशियल हो गया 30 डिवाइडेड बाय 7 वोल्ट, यानी कि अल्टीमेटली आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 7 माइक्रो कूलम। ठीक, आप चाहो तो Q1 डैश को रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। अब जैसे हमारे पास में दोनों चीजें आई तो हमने चार्ज फ्लो निकाल लिया। तो सर हमने क्या करा, पहले चार्ज ज्यादा था 20 माइक्रोकूलम, अब हो गया 60 डिवाइडेड बाय 7 माइक्रोकूलम, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 140 में से 60 चले गए तो 80 डिवाइडेड बाय 7 माइक्रोकूलम आएगा। ठीक है, आप इसके थ्रू भी कर सकते थे कि सर इसका पहले चार्ज कितना रहा होगा, 5 इंटू 2 10 माइक्रोकूलम रहा होगा। ठीक है, और अब कितना हो जाएगा 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 600 माइक्रोकूलम, 600 डिवाइडेड बाय 7 माइक्रोकूलम हो जाएगा। उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। जैसे सर अगर हम इसको ऐसे करते कि सर Q2 डैश कितना होगा, 5 माइक्रो फेरेड को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 30 डिवाइडेड बाय 7 वोल्ट, तो ये आ जाएगा, सॉरी 150 आ जाएगा ना, मैं 600 गलत बोल रहा था, 150 डिवाइडेड बाय 7 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ठीक, और पहले कितना था सेकंड वाले के ऊपर, पहले था सर 5 माइक्रो फेरेड मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। तो सर इसके ऊपर चार्ज बढ़ गया, मतलब फाइनली ज्यादा है, इनिशियली कम था। तो यहां से भी आप चार्ज फ्लो निकालोगे, आपको सेम आंसर आता हुआ नजर आएगा। कितना आएगा सर कि चार्ज फ्लो जो होगा वो हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 10। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 150 में से 70 गए तो बचेंगे कितने, तो 150 में से 70 चले जाएंगे तो बच जाएंगे 80 डिवाइडेड बाय 7 माइक्रो कूलम बच जाएंगे। तो ऐसे कुछ सारी की सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला केस। ठीक है, जब आपने पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो इसमें दोनों के पोटेंशियल भी पॉजिटिव लेने हैं, दोनों के चार्जेस भी पॉजिटिव लेने हैं, पॉजिटिव प्लेट के रिस्पेक्ट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अपन देखते हैं इसका सेकंड केस कि अगर पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए और नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं और सेकंड केस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार सवाल सेम है, बस अंतर यह है कि अब की बार आपने पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट किया है और पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया है, और सेम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज फ्लो कितना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। तो सबसे पहले तो फाइनल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो सर अब की बार अगर अपन इस प्लेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज लेना है, इसका नेगेटिव, यानी कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव और इसका पोटेंशियल नेगेटिव लेना है। तो सर C1V1 मतलब 2 माइक्रो फेरेड मल्टीप्लाइड बाय 10 वोल्ट, C2V2 5 माइक्रो फेरेड मल्टीप्लाइड बाय -2 वोल्ट लेंगे। माइनस के लिए आपको समझ में आ गया, बाकी फॉर्मूला सेम है। डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो 2 माइक्रो फेरेड प्लस 5 माइक्रो फेरेड, तो आंसर कितना आ जाएगा सर यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 20 माइक्रो फेरेड वोल्टेज। ठीक है, -10 माइक्रो फेरेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय 7 माइक्रो फेरेड। माइक्रो फेरेड तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 10 बाय 7 वोल्ट। ठीक, इतना हो जाएगा सर फाइनल पोटेंशियल। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाली प्लेट पॉजिटिव थी, अब भी पॉजिटिव ही रहेगी, ये वाली प्लेट नेगेटिव थी बट फाइनल पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली ये जो प्लेट है ये कैसी बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बन जाएगी। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल आपका पॉजिटिव आ गया। ठीक, अब दूसरी चीज कि सर लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा यहाँ पर, तो लॉस ऑफ एनर्जी के केस में हाफ C1 C2 मतलब 2 माइक्रो मल्टीप्लाइड बाय 5 माइक्रो, 2 और 5 का सम 7 माइक्रो,
मल्टीप्लाइड बाय V1 आपको लेना है 10 माइनस V2 आपको लेना है -2, तो यहाँ पर -2 लेना है और फिर करना है इसका स्क्वायर, यानी कि अब की बार ये प्लस हो जाएगा, 10 + 2 हो जाएगा 12, तो अल्टीमेटली 2 से 2 कट गया, माइक्रो से माइक्रो कट गया, तो 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 की पावर -6, और 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ये हो जाएगा 20, पावर चली जाएगी 2, 20 और 2 22, पावर चली जाएगी 2, तो 720 डिवाइडेड बाय 7 माइक्रो जूल। इस बार लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं चार्ज फ्लो, कि सर कितना चार्ज यहाँ पर फ्लो होगा। तो सर हमेशा चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, तो कितना हो जाएगा सर चार्ज फ्लो, तो हम क्या करते हैं हायर पोटेंशियल मतलब Q1 में से Q1 डैश को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो Q1 कितना था सर, Q1 था आपका 2 माइक्रो फैरेड और पहले इनिशियल वोल्टेज था 10 वोल्ट, ठीक है, इतना था सर। और Q1 डैश कितना हो जाएगा, तो सर कैपेसिटेंस तो रही 2 माइक्रो फैरेड मल्टीप्लाइड बाय, अब वोल्टेज कितना हो गया इसका, वोल्टेज हो गया 10 डिवाइडेड बाय 7 वोल्ट हो गया, यानी कि सर आंसर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 20 माइक्रो कूलम माइनस 20 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 140, 140 में से 20 चले गए तो 120 डिवाइडेड बाय 7 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज आपको फ्लो होते हुए नजर आएगा, कहां से कहां पर, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो ये चार्ज फ्लो भी हमसे पूछा जा सकता है, अगर कोई चार्ज फ्लो निकालना चाहता तो इसके कॉन्टेक्स्ट में भी निकाल सकता था, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे चार्ज फ्लो, आप Q2 डैश में से Q2 को माइनस करके भी निकाल सकते थे। Q2 डैश का मतलब कितना हो जाता, 5 माइक्रो फैरेड मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल कितना है 10/7 है, और माइनस 5 माइक्रो फैरेड इनिशियल पोटेंशियल कितना था, याद रखना -2 वोल्ट था, कितना था -2, तो देखो कितना आ जाएगा, एक तरफ से आएगा 50 डिवाइडेड बाय 7 और एक तरफ से आ जाएगा +10, तो वही 70 + 50 करोगे तो यहां से भी आंसर कितना आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 7 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा खास नहीं था, बट ये एक बहुत ही पॉपुलर केस है जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला कि सर ये तो कोई नई चीज है ही नहीं, ये तो हमने कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अप्लाई कर दिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव इस तरीके से, तो सर कुछ नहीं करना, हमें तो एक प्लेट को रेफरेंस बना लेना है, जिसकी पॉजिटिव प्लेट ली उसका चार्ज भी पॉजिटिव, पोटेंशियल भी पॉजिटिव, जिसकी नेगेटिव प्लेट ली उसका चार्ज भी नेगेटिव और पोटेंशियल भी नेगेटिव लेना है। सेम फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।